जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश वर्मा ज्योग्राफी के साथ आज हम लोग सिंधु नदी पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में जाना था। आज हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है और ये कहाँ अपना जल अपना मुहाना बनाती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें सिंधु नदी की, तो पहले तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 टोटल लंबाई। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में मात्र 1114 किलोमीटर से होकर ये गुजरती है। मात्र 1114 किलोमीटर भारत में। दोस्तों, मैं सिंधु नदी की बात करूं तो एक स्ट्रक्चर में आपको समझा दूं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भारत है। तो होता क्या है कि यहां आपका पड़ता है तिब्बत। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये तिब्बत के बारे में। तो तिब्बत के पास ही यहां एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास से ही आपका सिंधु नदी और आपका सतलज नदी, दोनों नदियां निकलती हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखिए, तो बात कर लेते हैं कि यहां मैं मान के चलता हूं, यहां तिब्बत है और तिब्बत के पास में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर। दोस्तों, होता क्या है कि बोखरचू ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है आपका सिंधु नदी। और सिंधु नदी, जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने जाना था ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय की 3 सीढ़ियां थी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, इनके मध्य से होती हुई आपकी सिंधु नदी गुजरती है। और यहां आपका मतलब जम्मू कश्मीर में एक गार्ज पड़ता है जिसका नाम है सिंधु गार्ज, और इससे होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। यह आपका पाकिस्तान। दोस्तों, ये आपका सिंधु गार्ज। मैं आपको गार्ज के बारे में पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो ये सिंधु नदी यहां से निकली और कहां चली गई? पाकिस्तान में। सिंधु के बाद आपकी नदी आती है झेलम। तो झेलम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग के पास है बैरीनाग। तो बैरीनाग झील से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है झेलम नदी, और झेलम नदी श्रीनगर से होती हुई गुजरती है। क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे है और यहां से ये नदी निकलती है। यहीं पर एक झील है बुलर झील। बुलर झील किस नदी पर है? वो आपका झेलम नदी पर। और झेलम नदी आगे बढ़ती है तो एक परियोजना बनाती है जिसका नाम है तुलवुल परियोजना। तुलवुल परियोजना। तुलवुल परियोजना बनाती हुई ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों, आगे देखें तो आगे क्या होता है कि झेलम के बाद ये आपकी हो गई झेलम, ये आपका सिंधु। उसके बाद आपकी नदी आएगी चिनाब। तो चिनाब नदी यहां पर आपका पड़ता है भारत में हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बारा लाचारा दर्रा। तो बारा लाचारा दर्रे के पास से आपकी 2 नदियां होकर गुजरती हैं। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। ये 2 नदियां हैं। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो इन नदियों के मिलन से एक नदी बनती है जिसका नाम है चिनाब नदी। और चिनाब नदी एक दर्रे से होकर गुजरती है और उस दर्रे का नाम है बारा लाचारा दर्रा। यह आपका दर्रा है। तो दोस्तों, चिनाब नदी आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में चली जाती है। चिनाब के बाद आती है आपकी नदी रावी नदी। तो जो रावी नदी है वो आपका हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे के पास से होकर निकलती है और ये कहां चली जाती है? ये भी आपकी पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों, चिनाब बारा लाचारा दर्रे से, रावी रोहतांग दर्रे से। ये आपका सारा किस में पड़ रहा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मैं आगे लिखा दूंगा। आगे बात करें तो रावी के बाद आपकी ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी। और ब्यास नदी यहाँ पर एक कुंड है हिमाचल प्रदेश में, ब्यास
कुंड, और ब्यास कुंड से नदी होकर निकलेगी, इसका नाम है आपका ब्यास नदी। और ये आपका पंजाब में जाकर एक स्थान है कपूरथला। पहले हम सतलज नदी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्यास नदी की बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, इसी के पास आपका बोखरचू ग्लेशियर और इसी के पास पड़ता है आपका राकसताल झील। तो राकसताल से होता क्या है कि एक नदी निकलेगी जिसका नाम है आपका सतलज नदी, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए, भारत से होते हुए कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। लेकिन जाने से पहले एक दर्रा आता है, सिपकिला दर्रा, पूछा भी जाता है, सिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ेगी तो होगा क्या, यहाँ पर एक जलाशय बनाएगी जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय बनाने के बाद जब ये नदी और आगे बढ़ेगी तो एक बांध बनाएगी, मैं बांध को इस तरीके से बना देता हूं, बांध बनाएगी जिसका नाम है भागड़ा नागल बांध। किस नदी पर? सतलज नदी पर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आगे इस स्थान पर जो मैं बात कर रहा था ब्यास नदी की, ब्यास नदी पंजाब में जाकर जब आती है तो पंजाब में, कहां पर? पंजाब में सतलज नदी से मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती, केवल ब्यास नदी, और सब नदियां पाकिस्तान में जाएंगी, लेकिन केवल ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ये पंजाब में ही सतलज नदी से अपना जल मिला देगी। और इस स्थान को हम लोग बोलते हैं कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान पर, इस स्थान को बोलते हैं हरके। ये आपका कपूरथला के पास पड़ जाता है पंजाब में। तो इस स्थान पर ये अपना जल गिरा देती है। जब आगे बढ़ते हैं तो सतलज नदी पर ही एक बांध और बनाया गया, एक तो हो गया बागड़ा नागल बांध, एक बांध है हरके बांध से एक नदी निकाली गई, नहर परियोजना निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन राज्यों को अपना जल देती है? तो ध्यान रखना, पंजाब, मैं शॉर्ट में लिखता हूं पंजाब, फिर हरियाणा, फिर आपका यूपी, फिर राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। दोस्तों आगे बात करें, आगे जब सतलज नदी पाकिस्तान में चली जाती है तो ध्यान रखना ये पांचों की पांचों नदियां, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि पांचों नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर जाके मिलती हैं? तो उस स्थान का नाम है आपका मिठान कोट। क्या नाम है? मिठान कोट। काफी कंफ्यूजन यहां पर रहता है, कुछ लोग बोलते हैं पठानकोट, क्योंकि मिठानकोट का नाम हमने आज तक सुना ही नहीं होता, तो हम लोग पठानकोट, क्योंकि पठानकोट मूवी पिक्चरों में भी दिखाया जाता है तो हम पठानकोट समझ लेते हैं, लेकिन वो स्थान आपका मिठानकोट है। इनको हम लोग वहां पंचनद कहते हैं। पंचनद मतलब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंचनद में ये नदियां हैं, सिंधु नदी नहीं है। पंचनद में जो नदियां हैं वो आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियां आपकी पंचनद हैं, जो सिंधु में आपका मिठानकोट पाकिस्तान में मिल जाते हैं। दोस्तों ये हो गया सिंधु नदी। 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ, इस स्ट्रक्चर को आप अपने नोट्स में बना लेना। हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य, और उसमें केवल 4 नदियों के बीच होता है। कितनी? 4 नदियां। मैं देखो यहां पे बात करूं झेलम और चिनाब, तो झेलम और चिनाब नदी होगा क्या, इन नदियों का 20% जल भारत और 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। 20% भारत और 80% पाकिस्तान के लिए जाएगा। लेकिन यहां पर झेलम चिनाब के बाद रावी के बाद ब्यास के बाद सतलज। तो आपने देखा जो ब्यास नदी थी वो पंजाब में जाकर मिल गई, पाकिस्तान में तो नहीं जा रही।
है ना। तो इसका मतलब उस पर केवल भारत का ही अधिकार है। तो हमें कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है कि कहीं व्यास नदी भी तो नहीं है, लेकिन वो व्यास नदी है ही नहीं वहाँ, क्योंकि उसका केवल निकलती भी वहीं से है, भारत से, और भारत में ही विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ देखें तो आपका रावी और सतलज, ये दो नदियाँ जो हैं, इन दोनों नदियों का 20% पाकिस्तान और 80% भारत यूज करता है। तो दोस्तों ये हो गई अब हमारी सिंधु नदी। तो यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और आगे की क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हम लोग यूपीएससी में हम लोग बात करते हैं पीसीएस की, पीसीएस, यूपीएसआई, लेखपाल और आरओ, एआरओ, इन एग्ज़ाम के लिए ये जीएस काफ़ी हद तक ठीक है। आप यहाँ से अच्छे से नोट्स बनाएं और स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।